नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 9 जून दिन मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम 2078 है। 9 जून को देश और दुनिया में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच कि क्या क्या खास घटनाएं घटित हुई, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पहली इलेक्ट्रिकल बोट और किन किन देशों में बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज 9 जून है, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे WAD है। हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का मुख्य विषय है प्रत्यायन, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, एक्रेडिटेशन, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के 2 मान्यता बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB ने एक वेबिनार के आयोजन के लिए विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 मनाया, जो रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी पर आधारित रहा है। आज के ही दिन 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी वीर बिरसा मुंडा का निधन हुआ था। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने गांव के लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल बीमारियों का इलाज करने के लिए जागरूक किया। तभी से वे आदिवासियों के लिए धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकी बिरसा ने। अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा ने उल गुलान, जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उल गुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुईं, पर हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। जिस बिरसा को अंग्रेजों की तोप और बंदूकों की ताकत नहीं पकड़ पाई, उसके बंदी बनने का कारण अपने ही लोगों का धोखा बनी। जब अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये की धनराशि के इनाम की घोषणा की,
तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेजों तक पहुंचाया। जनवरी 1900 में उलीहातू के नज़दीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में अंतिम सांस ली। शायद उन्हें विष दे दिया गया था। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट को हाल ही में वेनिस बोट शो में पेश किया गया है। यह अपने आप खुद को कंट्रोल करती है। इसे कैंडेला C7 नाम दिया गया है। यह एक बार में 93 किलोमीटर अर्थात 93 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है। दूसरी इलेक्ट्रिक बोट के मुकाबले यह 3 गुना अधिक लंबी दूरी तय कर सकती है। खास बात यह है कि यह पानी से कुछ ऊंचाई पर चलती है। C7 को तैयार करने वाली स्वीडन की कंपनी कैंडेला का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक बोटिंग का शानदार अनुभव कराती है, क्योंकि यह आवाज़ नहीं करती और न ही इसमें झटके लगते हैं। ऐसा कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले फॉल सिस्टम के कारण हो पाता है। इसे तैयार करने में फाइटर जेट तकनीक और एयरप्लेन की डिजाइन से प्रेरणा ली गई है। इस बोट का वजन कम से कम रखने की कोशिश की गई है। कंप्यूटर से ऑपरेट होने के कारण खराब मौसम पर भी इसकी स्टीयरिंग को हैंडल करना बहुत आसान है। बोट को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन इंटरफेस दिया गया है। इसके अलावा वायरलेस तकनीक और रिमोट की सुविधा भी दी गई है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। बोट में 5 लोग बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 7.9 फीट है। 40 किलोवाट लिथियम आयन की बैटरी लगाई गई है। इसकी कीमत 1,98,00,000 रुपए के लगभग है। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष के तौर पर इस बार मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने बाजी मार ली है। 7 जून को आम सभा के अगले प्रमुख के चुनाव में उन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल को करीब 95 वोटों से मात दी। महासभा के अगले सत्र के लिए चुने जाने पर शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने बधाई दी है। इस चुनाव में रसूल को 48 वोट मिले थे, वहीं अब्दुल्ला शाहिद को 143 वोट हासिल हुई। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटारेस ने शाहिद की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लंबे कूटनीतिक अनुभव से उन्हें दुनिया के सामने आई मौजूदा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद की अहमियत का एहसास हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली महासभा के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए शाहिद एक ऐसे छोटे से देश से आते हैं जो विकासशील देशों में शामिल है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने नवंबर 2021 में होने वाले वार्षिक यूएन जलवायु सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें शाहिद के अनुभव सभी के लिए फायदे का सौदा होंगे। इस मौके पर उन्होंने अफगानिस्तान के डॉक्टर जलमई रसूल का भी धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। विदित हो कि इस वर्ष सितंबर में होने वाली आम महासभा में पहली सीट के लिए सूरीनाम को चुना गया है। सूरीनाम का चुनाव ड्रॉ के जरिए किया गया है। गौरतलब है कि यूएन महासभा के 75वें सत्र के लिए वोल्कान वोल्कीर को चुना गया था। शाहिद उनकी ही जगह लेंगे।
यूएन महासचिव ने अपने एक बयान में बोजकीर की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि महासभा के 76वें सत्र को वैश्विक महामारी से निपटने की चुनौती है, जिसके लिए 3 अहम बिंदु हैं: टिकाऊ विकास, शांति और मानवाधिकार। इस अवसर पर उन्होंने महासभा की जरूरत और उसकी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये यूएन की नींव है और एक संगठन के तौर पर हमारी कारगरता के लिए बेहद जरूरी भी है। मौजूदा वर्ष में इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पूरी दुनिया इस समय वैश्विक महामारी से जूझ रही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भरोसा दिलाया है कि उन्हें यूएन सचिवालय का पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा। जापान अब एक अजीबोगरीब वजह से जाना जा रहा है। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी वाले इस देश में एडल्ट डायपर की बिक्री बेबी डायपर से कहीं ज़्यादा है और ये सालाना 1.4 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। दुनिया अपने लंबे समय से लंबी उम्र पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रही है। अब औसत जीवन काल तो बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर मुश्किल आ चुकी है। लोग शादी और संतानोत्पत्ति से कतरा रहे हैं। ऐसे में दुनिया के कई देश सुपर एज्ड हो गए हैं, यानी जहां आबादी का 20% से ज़्यादा हिस्सा 65 वर्ष पार के लोगों का है। इसके साथ ही युवा आबादी तेजी से घट रही है। बुजुर्गों पर स्टडी करने वाली संस्था जेरोंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका GSA के मुताबिक कई देश सुपर एज्ड हो चुके हैं तो कई इसके मुहाने पर खड़े हैं। जैसे जापान और जर्मनी में हर 5 में से एक व्यक्ति 65 या इससे ज़्यादा आयु का है। वहीं साल 2030 तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सिंगापुर भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। जापान की औसत आयु 84 वर्ष के साथ दुनिया में सबसे शानदार है, लेकिन इससे वहाँ की तस्वीर बेहतर की बजाय बिगड़ती दिख रही है। दरअसल बुजुर्ग आबादी बढ़ने के कारण देश पर कई नकारात्मक असर दिख रही है। इससे देश पर पेंशन का दबाव भी बढ़ा है। इसके अलावा काम करने वाली आबादी कम हो रही है। एक्सपर्ट इस देश को डेमोग्राफिक टाइम बम पर बैठा मान रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जोरों ने संतान जन्म पर ध्यान नहीं दिया तो अगले 20 सालों में यहाँ की 35% आबादी 80 साल से ज़्यादा आयु वालों की होगी। वहीं अगले 5 ही सालों में यानी 2025 तक जापान का हर 3 में से 1 इंसान 65 साल की उम्र से ज़्यादा का होगा। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। यहाँ की 21.8% आबादी की उम्र 65 या इससे ज़्यादा है। ये आंकड़ा साल 2019 का है। इसके साथ ही युवा आबादी तेजी से घटी है। लगभग 15 से 64 साल के लोगों की संख्या साल 2005 से 2015 के बीच लगभग 3% घटी है, लेकिन अब ये प्रतिशत ऊपर जा रहा है। अनुमान है कि साल 2050 तक ये युवाओं में कमी का प्रतिशत 22.6 तक चला जाएगा। चीन हालांकि अभी सुपर एज्ड देशों की श्रेणी में नहीं आया है, लेकिन वहाँ एक बच्चा नीति का असर आबादी पर दिख रहा है। चीन की जनगणना के मुताबिक साल 2020 में यहाँ 18.7% लोग 60 से ज़्यादा उम्र के थे। ऐसे में जल्द ही परिवार बढ़ाने पर ध्यान न दिया गया तो चीन की बड़ी आबादी बुजुर्गों की होगी। यही देखते हुए चीन ने अब 3 बच्चा नीति को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। तो केवल 3 दशकों में ये देश युवा मुल्क से सीधे उम्रदराज लोगों के देश में बदल गया है। साल 1999 में यहाँ केवल 7% लोग 65 वर्ष से ऊपर की आयु के थे, लेकिन 2026 तक ये आबादी सीधे 20% हो जाएगी।
यानी सिंगापुर भी सुपर एज्ड देशों में शामिल हो जाएगा। अब आइए भारत की बात करते हैं। हम किस स्थिति में हैं? भारत को दुनिया का सबसे युवा देश माना जा रहा है। दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। यूएनडीपी के मुताबिक दुनिया में 121 करोड़ युवा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 21% लोग भारत से हैं। हमारे यहाँ 15 से 30 साल की उम्र के लोगों को युवा की श्रेणी में रखा जाता है। इस लिहाज से हमारी लगभग 27% आबादी युवा है। इधर सुपर एज्ड आबादी के खतरों से घबराकर कई देशों ने अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ाने पर फोकस किया है। इस इंसेंटिव को बेबी बोनस कहा जाता है। जैसे जापान सरकार ने 35 साल तक की उम्र के कपल के शादी करने पर उनके लिए 4,25,000 रुपये इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। कुछ शर्तें भी हैं, जैसे शादी करने वाले जोड़ों की उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनकी सालाना आय 33 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। यूरोपियन देश फिनलैंड के कई प्रांत बेबी बोनस देने की शुरुआत साल 2013 में ही कर चुके हैं। वहाँ घटती जन दर को देखते हुए एक्शन लिया गया। खासकर एक गांव लेस्टी जार्वी एक तरह से फिनिश सरकार के लिए अलर्ट था। वहाँ वर्ष 2012 में एक गांव में केवल एक बच्चा जन्मा, जबकि गांव युवा जोरों से भरा हुआ था। तब नगर पालिका ने बेबी बोनस नाम से इंसेंटिव प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत हर बच्चे के जन्म पर पेरेंट्स को अगले 10 वर्षों तक 10,000 यूरो दिए जाते हैं। बाल्टिक देश एस्टोनिया ने भी बड़ी पहल की है। ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में ये रूस से अलग हुआ। इस दौरान कई आर्थिक सामाजिक बदलाव हुए। इसका नतीजा वहाँ की जन्म दर पर हुआ। एस्टोनिया में जन्म दर तेज़ी से घटी। इसे रोकने के लिए अब वहाँ बच्चे के जन्म के 1.5 साल तक पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाती है। साथ ही सरकार 3 या अधिक बच्चे वालों परिवार को इनाम देती है। उन्हें हर महीने 300 यूरो का मासिक बोनस मिलता है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।